हाँ, सो समझ में आ गया। ओके, तो वही चीज बताई है कि जो NaCl है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे, और जो HCl है उसमें हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। लेकिन ये पहले की बात थी, अब तो क्या बोल रहे हैं, हियर वी शैल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड यूज द टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। मतलब हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इंटरचेंजेबली कभी ना कभी यूज करते रहेंगे, और मेजरली आयनाइजेशन वर्ड यूज किया गया है। बट क्या डिफरेंस है, आई हैव टोल्ड यू। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था किस चीज का, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, और उसमें कैसे जो आयंस बनते हैं, डिसोसिएशन। तो इसमें से जो 1 मार्क के जेडबल नीट के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट पे मतलब के जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने बताया था। ओके, उस वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमने एसिड बेस की बात की थी, तो एसिड बेस और सॉल्ट्स की बात की थी 10th में, उससे थोड़ा और डिटेल्ड पढ़ते हैं। तो सबसे पहली थियरी जो आती है दैट इज वो दी थी अरेनियस अंकल ने। ओके, तो क्या है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एकदम बेसिकली बता दे रहा हूँ। ओके, फिर बुक का समझ लेंगे। तो अरेनियस अंकल ने क्या बोला कि वो कभी भी याद रह जाए, फिर तो एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए उसके लिए, कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ओके, उसको मैंने पानी में डाल दिया। मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसको मैंने पानी में डाल दिया, और अगर उसने H प्लस डोनेट किया, क्या डोनेट किया, अगर उसने H प्लस डोनेट किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड। एसिड, एसिड, यस। किसे एसिड बोलेंगे और किसे बेस बोलेंगे, वही अरेनियस अंकल ने बताया है। नया कुछ नहीं है, नया अभी आएगा डिटेल्ड में। ओके, फिर कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, वो सब भी आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या बताया, वो पूरी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं कि भाई पहले अरेनियस ने क्या बताया, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया, और फिर लुइस ने क्या बताया। ओके, सबने बताया है क्या कि किसे एसिड बोलेंगे और किसे बेस, लेकिन सबकी डेफिनेशन डिफरेंट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयंस, एंड बेसिस आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस द हाइड्रोक्सिल आयन। दैट्स इट, खत्म। यही बेसिक कांसेप्ट यही है। अरेनियस की डेफिनेशन क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको मैंने पानी में डाल दिया तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसिड, और अगर वो हाइड्रोक्सिल दैट इज OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या है, बेस। सिंपल डेफिनेशन समझ में आ गया। कोई मेरे पास जैसे कि HCl है, HCl को मैंने पानी में डाल दिया तो हो गया H प्लस Cl माइनस, मतलब कि जो मैंने डाला था वो क्या था, H प्लस निकला ना, तो दैट इज क्या, एसिड। मेरे पास NaOH है, ओके, उसको मैंने पानी में डाल दिया तो वहां से बन गया Na प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस बना, मतलब कि जो मैंने डाला था वो क्या है, बेस। अंडरस्टूड, सिंपल है। ओके, चलो, तो जैसे कि यहाँ बताया गया है HX दैट विल गिव H प्लस एंड X माइनस। ओके, और से HX उसको पानी में डालोगे तो अब क्या होगा, पानी में डालेंगे तो H प्लस और X माइनस अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये जो H प्लस है, जैसे HX को करेंगे तो H प्लस X माइनस अलग होंगे, ये जो H प्लस है वो पानी के साथ मिल जाएगा। H प्लस क्या करेगा, पानी के साथ मिल जाएगा, मतलब पानी है हमारा H2O, उसमें और एक H प्लस आया तो दो की जगह कितने हो गए, H3O। लेकिन H प्लस आया था तो इसका भी चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज 0 था, लेकिन उसमें +1 आया तो +1 लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया क्या, H3O प्लस, प्लस जो X माइनस था वो तो जैसा था वैसा ही है। पक्का, ओके। A bare proton H plus is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution. अब दूसरे जो हमारे भाई साहब आएंगे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड ऑल, ओके, वो लोग प्रोटॉन की बात करेंगे। तो जब भी हम अभी प्रोटॉन की बात करें, सो इट्स नॉट लाइक कि भाई ये हमारा
न्यूक्लियस है और ये हमारी ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डोनेट करे, अबे प्रोटॉन डोनेट करे मतलब न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकाल दिया? नो, नॉट लाइक दैट। तो याद रखना पर्टिकुलरली, प्रोटॉन डोनेट करे मतलब हम H प्लस को ही प्रोटॉन बोलते हैं। हम किसको प्रोटॉन बोलते हैं? H प्लस को। ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन को डोनेट करने की बात ही नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पहले से ही बता दे रहा हूं। तो प्रोटॉन मतलब क्या? H प्लस और से H3O प्लस, इसको भी प्रोटॉन बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अंडरस्टूड? पक्का? प्रोटॉन डज नॉट मीन, प्रोटॉन डोनेशन डज नॉट मीन कि हमारा जो एटॉम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है उसमें से एक डोनेट कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। अंडरस्टूड? सो प्रोटॉन मतलब क्या? H प्लस और H3O प्लस। सो अ बेयर प्रोटॉन H plus is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution। तो aqueous solution में हमारा जो प्रोटॉन है वो अकेला रह सकता नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। Thus it bonds to the oxygen atom of a solvent water molecule to give trigonal pyramid hydronium ion H3O plus। तो भाई ये जो H plus हमारा HCl है उसमें से बनेगा H plus and Cl minus। कब बनेगा? जब तुम पानी में डालोगे तब। तो ये जो H प्लस है वो अकेला रह सकता नहीं है एक्वियस मीडियम में, जो हमने बोला। तो अकेला नहीं रह सकता तो फिर किसके साथ जुड़ जाएगा? H2O के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो जुड़ जाएगा तो H3O प्लस बनेगा, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल यूज H प्लस एंड H3O प्लस इंटरचेंजेबली टू मीन द सेम, अ हाइड्रेटेड प्रोटॉन। तो मतलब नाम, जब भी हम हाइड्रोनियम आयन बोले तो H3O प्लस लिखेंगे, और जब भी हम सिर्फ बोले कि प्रोटॉन, ऐसे सिर्फ प्रोटॉन बोले तो H प्लस। बट दोनों का मीनिंग सेम ही है। H प्लस मतलब वो कोई पर्टिकुलर कंपाउंड था उसमें से अलग हुआ है, मतलब H प्लस एंड X माइनस, तो X माइनस को छोड़ो, हमें H प्लस का काम था। ओके, वो। और H3O प्लस मतलब वो जो H प्लस का काम था वो तो है ही, उसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया है तो बन गया H3O प्लस। डन? तो दोनों हम यूज करेंगे इंटरचेंजेबली। सिमिलरली अ बेस मॉलिक्यूल लाइक M, ये सब स्कूल में हुआ? अच्छा, ओके चलो। Similarly, a base molecule like MOH ionizes in aqueous solution according to the equation। तो बेस में क्या होगा? बेस में भी सेम होगा। हमने बोला ना, हमने बोला मतलब ये भाई साहब ने बोला ना, कौन से भाई साहब ने? अरेनियस अंकल मत बोल देना। अरेनियस अंकल ने क्या बोला कि जो H प्लस दे वो एसिड है और जो OH माइनस दे वो कौन है? बेस है। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया NaOH का, सो Na प्लस OH माइनस दिया मतलब जो डाला था वो क्या था? बेस। तो वही चीज है यहाँ पर। The hydroxyl ion also exists in the hydrated form in the aqueous solution। Arrhenius concept of the acid and base, however, suffers from the limitations of being applicable only to the aqueous solutions and also does not account for the basicity of the substance like ammonia, which do not possess a hydroxyl group। okay, क्या बोल रहे हैं कि Arrhenius का concept तो सही है लेकिन उसकी limitations भी है। क्या limitations है भाई? जो तुमने डाला तो वो तो एक्वियस मीडियम ही होना चाहिए फिर हर बार, क्योंकि तुमने क्या बोला? जो भी तुम्हारे पास है उसको पानी में डालो, पानी में डालोगे H प्लस OH माइनस निकलेगा, दैट इज H प्लस निकला तो एसिड है, OH माइनस निकला तो बेस है। मतलब हर बार तुम्हें पानी में डालना पड़ेगा। अगर मेरी कोई रिएक्शन हो जिसमें गैस 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 ही है या फिर सॉलिड गैस ऐसा ही है, तो पता नहीं चलेगा कि एसिड है या बेस, क्योंकि पानी तो आना ही चाहिए, एक्वियस मीडियम तो होना ही चाहिए। ये एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, कई एसिड्स और बेस ऐसे हैं जो H प्लस देंगे ही नहीं, जो OH माइनस देंगे ही नहीं, फिर भी वो एसिड और बेस है। तो कैसे पता चलेगा? ओके, कि भाई HCl है, पानी में डाल दिया तो H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस निकला मतलब HCl क्या है? एसिड है। H प्लस निकला मतलब HCl क्या है? एसिड है। लेकिन अगर निकला ही नहीं तो, जैसे कि एसिटिक एसिड, ओके, CH3COOH, तो इसमें से क्या निकलेगा?
नहीं, एसिडिक एसिड में से तो H प्लस निकलेगा ना भाई, ओके। बट ऐसा एसिड जिसमें से H प्लस ना निकले, ओके। तो जैसे कि बेस, ओके, तो Na एमोनिया, एमोनिया बेस है, ओके। तो बेस मतलब एमोनिया को पानी में डालोगे तो OH माइनस, O है यहाँ पे, OH माइनस आएगा ही नहीं। तो वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पर, डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब भाई कोई पर्टिकुलर एसिड होगा, ओके, जिसमें H प्लस रिलीज ही ना हो, उस एसिड में हम क्या करेंगे, ओके। या फिर कोई ऐसे बेस होंगे जिसमें OH है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? जैसे NaOH है, तुमने पानी में डाल दिया तो Na प्लस OH माइनस निकला। लेकिन भाई एमोनिया है, एमोनिया हम कंसिडर कर रहे हैं बेस में, कैसे बना भाई, OH माइनस तो बनता नहीं है, फिर भी कैसे बेस? सो विच डू नॉट पॉजेस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एमोनिया है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं, फिर भी वो बेस है, तो फिर पता कैसे चलेगा? तो ये लिमिटेशन है किसकी, अरेनियस अंकल की, ओके। एक तो एक्वियस मीडियम वाली लिमिटेशंस, और दूसरी जिसमें H प्लस है ही नहीं या जिसमें OH माइनस है ही नहीं, तो कैसे डिसाइड करें कि वो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस? अंडरस्टूड? चलो, अब हाइड्रोनियम और ये सब तो तुम देख लेना अंदर। नाउ तो अब जो उनका लिमिटेशंस है, देखो जहां पर भी लिमिटेशंस हो, जहां पर भी गैप हो, मतलब कि अब ग्रोथ करने का टाइम आ गया है, ओके। ग्रोथ कब होता है? जब लिमिटेशंस हो तब, ओके, अदरवाइज तो सब खत्म ही हो जाएगा, ओके। लिमिटेशन, कभी भी तुम्हें रिसर्च करना हो आगे जाके, अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाओ, ओके, तो लोगों को रिसर्च के टॉपिक नहीं मिलते यार, कौन से टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पर हम रिसर्च करें। क्योंकि तुम्हें अगर तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है यार, तो या तो MBBS पढ़ो या तो फिर मास्टर्स करके PhD करो, ये दो ही मेथड है, नहीं मतलब PhD में रिसर्च करना पड़ता है, और रिसर्च मतलब नया वर्क, नया वर्क मतलब जो तुमसे पहले किसी ने ना किया हो, तब जाके तुम्हें डॉक्टर की पदवी, डॉक्टर का डेजिग्नेशन मिलेगा। या फिर MBBS वाले जो हमारे जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वो डॉक्टर होते हैं वो, ओके। डॉक्टर का मीनिंग है डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। कौन सी फिलोसॉफी पे तुम डॉक्टरेट कर रहे हो, दैट इज द थिंग, ओके। तो कहने का मीनिंग ये है, तो मैं तुम्हें ये हिंट दे रहा था कि कभी भी अगर तुम्हारे पास रिसर्च टॉपिक के, यार मुझे रिसर्च तो करना है, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो किसी ने ना किया हो, ओके, तो उसके लिए तो तुम सर्च कर सकते हो, हाँ ये टॉपिक पे किसी ने रिसर्च, मेरे स्कूल में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे कॉलेज में किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, तो आई विल वर्क ऑन दिस। बट अगर तुम्हें कुछ नया वर्क करना है, जैसे कि तुम अगर कॉलेज में जाओ और तुम्हें रिसर्च पेपर पब्लिश करने होंगे, तब जाके तुम्हें मास्टर्स डिग्री में और ग्रेजुएशन डिग्री में भी तुम रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा नेम, फेम और मनी तीनों मिलती है अगर इफ़ यू पब्लिश द रिसर्च पेपर तो। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है, गुजरात के स्टूडेंट को अवेयरनेस ही नहीं है कि ग्रेजुएशन में, कॉलेज की डिग्री लेते समय भी रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। मैं जब पिट्स पिलानी में पढ़ने गया था तो वहाँ पर मुझे एक्चुअल में, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि रिसर्च पेपर मतलब रिसर्च पेपर क्या होता है, वो सब पता था। जो हमारे फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े थे, वो पढ़े थे, लिखने कैसे हैं वो नहीं पता था, वहां जाके सब पता चला। अब मैं वहां जाके बिट्स पिलानी में जाके सीख रहा हूँ रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, वर्क कैसे करते हैं, और मेरे कलीग ने ऑलरेडी छाप के रखे हैं, पब्लिश करके रखे हैं रिसर्च पेपर, तब पता चलता है तुम कितने पानी में हो, ओके। ओ हम तो मतलब बादशाह थे, लेकिन छोटे से गांव में बादशाह थे ऐसा, ओके, लाइक दैट। फिर जब बड़ी दुनिया में जाए तो पता चलेगा अरे यार यहाँ तो सभी बादशाह हैं ओके, मतलब सभी अपने फील्ड के एकदम खूंखार है ऐसे। तो फिर पता चलता है अरे बहुत, अभी बहुत बाकी है ऐसे। कभी भी जब भी हमें ऐसा लगे ना कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, अरे बहुत मार्क्स आ रहे हैं, तो एक लेवल अपर वाली जगह पर जाके घूम के आ जाना चाहिए, ओके। मतलब सपोज तुम्हें लगे कि तुम स्कूल के टॉपर हो, फिर जाओ जो स्कूल का लेवल तुमसे ज़्यादा अच्छा हो, तुम्हारी स्कूल से ज़्यादा अच्छा लेवल हो, वो स्कूल में जाओ, वहाँ पूछो टॉपर को कि भाई कितने परसेंटेज आए, वो बोलेगा 99 और तुम बोलोगे मेरे 89 है, मैं तो टॉपर हूँ, फिर पता चलेगा वो 10% का डिफरेंस है।
मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो भाई ये होगा टॉप 10 में और हम होंगे लास्ट के से टॉप 100 में होंगे और वो टॉप 10 में होगा, लाइक दैट। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे पास बहुत नॉलेज आ गया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत अचीव कर लिया है, तो एक लेवल अप पे चला जाना चाहिए। और जब भी थोड़ा डीमोटिवेशन फील हो, ओके, तो थोड़े डाउन वाले को देख लो। कहने का मीनिंग है बैलेंस रहना है और ग्रोथ कंटिन्यूस होना चाहिए। बट तुम फिर बहुत डाउन हो तो एटलीस्ट तुम बोल सकते हो, अरे इससे तो अच्छा ही कर रहे हैं हम, ये तो पास हो रहा है, हम तो स्कोर मार रहे हैं। कहने का मीनिंग है कि ना बहुत ज़्यादा हाइपर रहना है, एंथुजियास्टिक, बहुत ओवर एंथुजियास्टिक एक्साइटेड, और ना बहुत ज़्यादा ऐसे सप्रेसिव डिप्रेस्ड रहना है। थोड़ा एक बैलेंस स्टेट में रहना है। ग्रो हमेशा ग्रो करना है। तुम वहाँ रहे तो भी ग्रो अटक जाएगा, ईगो में रहे तो भी ग्रो अटक जाएगा, और बहुत ज़्यादा वो फीलिंग में रहे डिप्रेशन वाली तो भी ग्रोथ अटक जाएगा। चलते रहना है, ग्रोथ को चलते रहना पड़ेगा। ग्रोथ को चलते रहने के लिए हमें चलते रहना पड़ेगा। हम कोई एक कंडीशन में फंस गए तो गए, फिर जब तक कोई बड़ी फेलियर या बड़ी सक्सेस नहीं मिलती तब तक फिर हम बाहर नहीं निकल सकते। इससे अच्छा है बैलेंस में चलते रहो, फिर बड़ी सक्सेस और बड़ी फेलियर मिलेगी तब जाके हम समझ जाएंगे अरे हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं है। अगर कोई डिप्रेस समझ रहा है और उसको बड़ी सक्सेस मिल गई, अरे नहीं रे हम भी है कुछ, ऐसा फील हो जाए। या कोई बहुत अपने आप को ऊपर समझ रहा है, उसको बड़ी फेलियर मिलेगी तब जाके पता चले अरे यार सब कुछ है नहीं, एक बार किया हमने, 2 बार किया, अभी तो बहुत मेहनत, कंटिन्यूअस एफर्ट। सक्सेस के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। इट्स नॉट कि एक डेस्टिनेशन है वहाँ रीच हो गए तो ये सक्सेसफुल, नो, इट्स अ जर्नी। एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, 10th तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था, अब तो करियर शुरू हुआ है। ओके, लेवल 1 कंप्लीट हुआ तुम्हारा, अभी तो करियर शुरू हुआ। सो याद रख लेना कि जब भी रिसर्च करना हो तब कहाँ कौन से टॉपिक ढूंढने हो। लोगों को टॉपिक नहीं मिलते, टॉपिक कैसे ढूंढते हैं, गैप ढूंढो, लिमिटेशंस ढूंढो कि भाई इसकी लिमिटेशंस ये है, ये बंदे ने काम किया है लेकिन यहाँ तक ही प्रूव किया है, इसके आगे का प्रूव नहीं किया, उसके आगे का तुम करो, वो किसी ने नहीं किया है, तो इजीली रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा। ओके, गैप ढूंढो कि भाई इसने ये चीज़ की है और फ्यूचरिस्टिक ये है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैसे, ये जो गैप है बिटवीन द टू रिसर्च, एक रिसर्च है मतलब किसी ने इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर ली है और किसी ने बल्ब बना दिया है। ओके, तो ये बीच में गैप है, कैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब को इकट्ठा कर दूं सो दैट इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर दे हम बल्ब को ग्लो करने में। बल्ब बनाना एक वो अलग रिसर्च है कि मैंने ऐसा कोई चीज बनाई है, और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग रिसर्च है, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो गैप ढूंढो, लिमिटेशंस ढूंढो, उस पे काम करो, तब रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। कॉलेज लेवल पे ये काम आएगा, जैसे स्कूल लेवल पे जैसे कि साइंस फेयर। ओके, तो हम कैसे सोचते हैं कि भाई किसी ने ना किया हो वैसा प्रोजेक्ट करेंगे तब जाके जीतेंगे। सिर्फ साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो कर लो भाई, कुछ भी कर लो, डेमो बना दो, मॉडल बना दो, पीपीटी बना दो, प्रेजेंटेशन दे दो, तो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो किसी ने ना किया हो, मतलब वो रिसर्च वर्क नहीं है वो टाइप का, बट एटलीस्ट अभी तुम्हारे स्कूल में या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी स्कूल्स है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें सपोज तुमको पता है कि वो जो तुम एग्जिबिट करने वाले हो वो गुजरात में नहीं, लेकिन सपोज मिजोरम में किसी ने किया था। अब मिजोरम के लोगों को तुम कहीं घूमने गए थे और तुमने देख लिया, ओके, और वो चीज तुम्हें पता चल गई। अब वो बंदे ने इतनी पब्लिसिटी की नहीं कि पूरी इंडिया को पता चले कि वो उसने क्या काम किया है, अब वही तुम कॉपी पेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ तुम जीत जाओगे, लाइक दैट। समझो कि मिजोरम नहीं और तुम्हें कहीं से पता चल गया कि फॉरेन में ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे फॉरेन में फ्रेंड है या कुछ भी नहीं है, इंटरनेट तो है ना भाई, वहां पर तो सब कुछ पता चल जाता है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, बाहर की कंट्री में मैच हो रही है वो हम देख सकते हैं, झगड़ा हो रहा है वो हम देख सकते हैं, तो रिसर्च हो रहा है वो भी तो देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो वो कर लिया, वो लोग कैसे ग्रो करते हैं, वो कॉपी पेस्ट तुम यहाँ कर दो, क्योंकि लोग बाहर तो देख नहीं रहे हैं।
कॉपी पेस्ट, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े उसकी बात कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वर्क। ओके, तो जीत सकते हैं। समझ में आया? ओके, तब जाके जीतते हैं। वो एक इंग्लिश में चैप्टर था क्लास 10 में, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, याद हो तो। कहाँ वो मोनार्क 10 और वो सब, वो बटरफ्लाईज इकट्ठा कर रहा था, अटैक कर रहा था, भेज रहा था। छोटा सा, तब छोटा था, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में वो कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो साइंस फेयर में गया, इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज मिली और पूरा पूरा साइंटिस्ट बन गया। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर का नाम, कैसे ग्रो किया उसने। तो कंटिन्यूअसली ऐसा कुछ ना कुछ। वो 8th ग्रेड में आया था और फेल हो गया था, साइंस फेयर में नहीं जीता था। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, वो फ्रॉग की कोई स्लाइड ली थी और फिर माइक्रोस्कोप पे दिखा रहा था। तो बोल रहे भाई लोगों ने तो क्या क्या काम किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अब उसको याद आया कि नहीं, जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। सब कर रहे हैं वैसे ही कर दिया, एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, नहीं जीते। दैट इज द थिंग। मैं कॉलेज में था, तो मैं सपोज ये BAIT सूरत में, वहाँ बेंगलोर से आया, तब सूरत भगवान महावीर कॉलेज में मैं एक HOD था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं एज ए HOD गया था सब देखने के लिए कि लोगों ने, मतलब स्टूडेंट ने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया है क्या। एज ए HOD गया था मैं, ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो मैं जज था, मैं सब कुछ देखा, ये वो सब कुछ देख लिया। कई प्रोजेक्ट्स अच्छे भी लगे, कॉन्ग्रेचुलेट किया, विनर डिसाइड डिस्कस कर लिया, ये वो सब कुछ। अब ये तो एक एक्सपीरियंस है भाई, जो काम करना था, जज बने थे, डिसीजन देना था, दे दिया, विनर डिसाइड हो गए, दैट्स इट। अब वो जॉब छोड़ दी, फिर 6 महीने बाद स्कूल जय अम्बे ज्वाइन की। जय अम्बे ज्वाइन की, क्लास 9 का क्लास टीचर था, क्लास 10 में भी पढ़ा रहा था। और फिर साइंस फेयर आया। साइंस फेयर में कोई भी टीचर को हम ले सकते हैं। मैं तो एज अ क्लास टीचर बता रहा था, बट एज अ गाइड हम कोई भी सब्जेक्ट के टीचर को ले सकते हैं। साइंस मैथ्स में पढ़ा रहा था, तो कई स्टूडेंट्स आए, बोले तो सबने हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट आया तो बोला कि सर कोई टॉपिक बता। तो मेरे माइंड में कुछ, मैं नया सोचूं यार, क्या नया सोचूं, रिसर्च थोड़ी करवाना है बच्चे के पास। ओके, ऐसा करना है जो यहाँ कोई ना करता। तो मैंने वो जो 1 year 6 month से ज़्यादा पहले जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट जो वर्क कर रहे थे, प्रोजेक्ट किया था उन्होंने अपने इंजीनियरिंग में, वो उठा के मैंने स्कूल के बच्चे को दे दिया कि तुम ऐसा कुछ करो। उसने पकड़ लिया, अरे यार ये तो सही में सर ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, कहीं पे कुछ है ही नहीं। ओके, और उसने बनाया। उसको बनाने के बाद तालुका लेवल पर, तालुका लेवल की कंपटीशन जय अम्बे में हुई थी, साइंस फेयर। साइंस फेयर आई थिंक ईयर 2020। साइंस फेयर का नेम था विक्रम साराभाई साइंस एग्जीबिशन। ओके, तो तालुका लेवल पे था, तो वो जय अम्बे में ही था, तो वो हम जीत गए। ओके, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पूरे के पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट की, पहले भरूच तालुका फिर भरूच डिस्ट्रिक्ट का हुआ JNFC में, वो भी हम जीत गए। फिर स्टेट लेवल का था। ओके, तो स्टेट लेवल का पार्टिसिपेट करने के लिए हम भावनगर गए थे, मैं और वो 2 स्टूडेंट, जय अम्बे के ही थे, क्लास 9 के ही थे। तो मैं और वो 2 स्टूडेंट कहाँ गए थे, भावनगर, वहाँ भी पार्टिसिपेट किया। उसका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है। ओके, क्यों? क्योंकि कोविड-19। उसके बाद उसका रिजल्ट, फिर वो जीतने के बाद हमें हरियाणा जाना था नेशनल लेवल के लिए, बट कोविड की वजह से वो सारा चौपट हो गया। उसके बाद साइंस फेयर वो पर्टिकुलर फील्ड में हुआ ही नहीं। ओके, अभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, 23 चल रहा है फिर भी नहीं हुआ। टॉपिक था हमारा टैबलेट डिस्पेंसर, मेडिसिन टैबलेट डिस्पेंसर। मतलब कि तुम्हारी जो भी टैबलेट्स है, मतलब तुम्हारी इन द सेंस जो पेरेंट्स होते हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको हर बार, हर रोज़, सपोज ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की या कोई एक रेगुलर डे पर दवाइयाँ खानी होती है। ओके, तो कई ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता, जिनको अच्छे से सुनाई नहीं देता,
जो याद नहीं रख पाते कि कितना टाइम हुआ है, आज पीनी है, सुबह पी ली थी तो अभी रात को नहीं पीनी है, कौन सी पीनी है, कलर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब दे कैन नॉट, उनको देना पड़ेगा किसी को कि भाई बेटा आएगा या ग्रैंड चाइल्ड आएगा और बोलेगा ले वो आपकी दवाई खा लो टाइम पे। उनको ना टाइम का पता है, ना क्या खाना है क्या पीना है, खाने से पहले लेनी है खाने के बाद लेनी है, कुछ नहीं पता। उनको हाथ में देना पड़ेगा डायरेक्टली, मे बी मुंह में भी देना पड़ेगा, ये खाओ ये पियो पानी, ऐसे लाइक दैट। वैसे लेवल के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेडिकल टैबलेट मेडिसिन टैबलेट डिस्पेंसर था कि जो भी पूरे वीक की टैबलेट्स होती है वो एक दिन हमें उसके अंदर रख देनी है। इट्स लाइक जस्ट लाइक एटीएम मशीन। ओके, तो वीक की टैबलेट रख दी हमने, और अब पहले तो यही था, अब एवरीडे उसमें एक सायरन रखा हुआ है। तो 8 बजे लेनी है तो 8 बजे सायरन बजेगा, सायरन बजेगा तो जो भी वो पेशेंट्स है उसको ये क्या बज रहा है, घंटी बजी घंटी बजी, तो गए बटन दबाया, जब बटन दबाओगे तभी सायरन बंद होगा, नहीं तो बजता ही रहेगा बजता ही रहेगा। जैसे ही बटन दबाया सायरन बंद हो गया, और सायरन बंद हुआ डायरेक्टली मेडिसिन बाहर आ गई। वो मेडिसिन का था, शायद भूल गए हो तो, और फिर डायरेक्टली मेडिसिन खा लेनी है। वो हमने तालुका लेवल पे किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अब इसमें अपग्रेड क्या करें, वैसे तो ना करते तो भी चलता, फिर बोले कि जिसको सुनाई ना देता हो उनके लिए कुछ करते हैं। तो उनके लिए जो अभी डिजिटल वॉच आती है वैसी एक बैंड बना दिया। ओके, और सारा प्रोजेक्ट वेरी लो कॉस्ट था, तो एक बैंड बना दिया। तो होता क्या है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है वो डिवाइस के साथ, तो जैसे ही सायरन बजेगा, भले ही तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा हो, यहाँ वाइब्रेट हो रहा है, जैसे फोन वाइब्रेट होता है वैसे वाइब्रेट हो रहा है, और वो इतना वाइब्रेट हो रहा है कि भाई वाइब्रेशन से तो पता चलेगा। ओके, सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन वाइब्रेट हो रहा है, तो फील दैट पर्सन कैन फील, ओ सायरन बज रहा है, वहाँ जाना है, दबाओ तो दवाई ले लो, लाइक दैट। वैसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से हम गए थे और जीते थे, तालुका लेवल जीते, डिस्ट्रिक्ट लेवल जीते, और हमें तो स्कूल से इतना बोल दिया था कि नेशनल हरियाणा जाने की तैयारी कर लो, नेशनल लेवल पे जाएंगे ही। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट ने कभी ऐसा नहीं किया था, जो मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने सोचा, कोई नया आइडिया नहीं था, मैंने भी कॉपी पेस्ट ही किया था, भले ही स्कूल में और वो स्टूडेंट के लिए ऐसा है, सर ने दिया इसलिए ऐसा हुआ, बट मुझे पता है कि मैंने कुछ नया तो किया नहीं, मैंने जो देखा था, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ शेयर किया। ओके, मतलब स्कूल स्टूडेंट ने ऐसा नहीं किया था, कॉलेज स्टूडेंट ने किया हो। फिर उसके लिए तो गुजरात लेवल के पूरे गुजरात में जो स्कूल स्टूडेंट ऐसा इनोवेटिव कुछ कर रहे हो, उनके लिए पर्टिकुलरली अवार्ड रखा हुआ था। ओके, और वो अवार्ड चीफ मिनिस्टर दे रहे थे। तो हमें भी इनविटेशन था स्कूल में से, मतलब वहाँ गांधीनगर से, तो हम गए थे, मैरियोट होटल अहमदाबाद गए थे। ओके, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी होटल, जैसे अपना हयात है, ओके, तो वैसे ही होटल बड़ी होटल की फ्रेंचाइजी है मैरियोट। तो मैरियोट होटल गए थे अहमदाबाद, मैं और वो 2 चाइल्ड और उनके पेरेंट्स, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने मेडल दिए थे। वो मेडल मैंने उनको दिया है, मतलब जो वहाँ चीफ मिनिस्टर ने जो मोमेंटो दिया था मैंने स्टूडेंट को ही दिया है, क्योंकि उनकी ही मेहनत है ना भाई, मेरा तो गाइडेंस है सिर्फ। ओके, तो देखना तुम, हमारी लाइब्रेरी में भी वो जो जेएनएफसी में से मेडल मिला था वो मेडल भी रखा हुआ है, विक्रम साराभाई। मेडल तो नहीं होगा बट ट्रॉफी होगी। ओके, मेडल तो नीचे है, देखो मेडल तो नीचे रखा होगा या फिर यहीं पे ड्रॉअर में होगा, लेकिन ये रहा देखो, शिक्षण विभाग गुजरात राज्य GCERT गांधीनगर प्रेरित जिला शिक्षण અને तालीम भवन भावनगर में जब हमें दिया था वो, तो वहाँ पे गुजरात राज्य નું 47वां था, ये पूरे गुजरात का 47वां साइंस फेयर था। डॉक्टर विक्रम साराभाई साइंस मैथ्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन 2019-20, यही दिसंबर ही था, 1/12/2019 to 4/12/2019। बस में गए थे, मतलब इंडिविजुअल। बट ये एक अलग जर्नी, मतलब स्कूल एक ही साल स्कूल में स्पेंड किया, जैसे वहाँ पे सिर्फ 6 महीने स्पेंड किए थे, बट वो 6 महीने में एज एन HOD भी पहली बार वहाँ पे मैं कॉलेज में प्रेसिडेंसी में प्रोफेसर था, और यहाँ पर डायरेक्टली HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नया एक्सपीरियंस, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक अच्छा 6 महीने तो 6 महीने, बट ऐसे बहुत अच्छे, मतलब कम ओवर खेली लेकिन बहुत रन मारे। फिर यहाँ भी 1 साल किया,
लेकिन अभी भी अगर तुम बोलो तो टीचर्स सारे पहचानते हैं। एटलीस्ट मैं जब ये देखो सब खुशी और वो लोग तो मतलब तुम लोग तो तुम अगर होते जेएमबी में तो तुम 7th में थे। चिराग तुम थे ही ना, जेएमबी में ही थे ना? हाँ। अच्छा, तो जब हम स्कूल में था तब खुशी लोग किस में थे? 7th ग्रेड में ना। मैंने उनको पढ़ाया है। ओके, मैं तो लाइब्रेरी का क्लास लेता था, तो जाता था और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव बताता था, या फिर एक बार लाइब्रेरी ले गया था, एक बार खेलने ले गया था एंड ऑल। बट स्टूडेंट के साथ कनेक्शन बैठ गया। 7th के साथ ना पढ़ाना कुछ नहीं, वीक में 1 या मैक्सिमम 2 बार मिलना है। देखो वो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, मैंने तो पढ़ाया भी नहीं, कोई ना कोई लिंक बैठ जाता है फिर। जिनको पढ़ाया था वो लोग तो आए ही, जिनको 9th में मैंने पढ़ाया था वो लोग तो 10th में आए ही थे। ओके, फिर जिसको 8th वाले थे वो लोग भी कई आए थे, जैसे वो ऋषिराज और फिर वो अंकित। हाँ, वो सब 8th में थे जब मैं 9th में क्लास टीचर था। फिर उसके पहले की बैच वंशिका और वो लोग, तो वो लोग 10th में आ गए। जब वो 9th में थे तब मैं क्लास टीचर था उनका। ओके, ध्वनिल एंड ऑल 11th में भी आए थे वो लोग। ओके, सो दैट इज द थिंग, एक बॉन्ड बन जाता है। तो कहने का मीनिंग है, ये तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन एज अ साइंटिफिक वे में जब तुम्हें रिसर्च करना हो, जैसे मैंने बताया गुजरात लेवल पे अवेयरनेस बहुत कम है, बट एटलीस्ट तुम अगर कुछ ना कुछ करो तो तुम अलग हो जाओगे, ऐसे ही अलग हो जाओगे। मतलब जो मेरे अंडर में ये स्टूडेंट थे तो वो कोई क्लास टॉपर नहीं थे, फिर भी अलग हो गए। अरे ये पवन और हिमानी, ये लोग वही टॉपर, वो जो स्टेट लेवल पे जाके आए हैं ना साइंस फेयर में, वही है, लाइक दैट। सो एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है, ये वही है, लाइक दैट। वैसे पहचानते हैं। टॉपर मतलब क्या? परसेंटेज ज्यादा है इसलिए पहचानते हैं ना। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये यहाँ पे जीत के आए हैं। ओके, अरे तुम खेल के भी आ जाओ, अरे ये वो टीम में था, वो वॉलीबॉल वाली टीम जो नेशनल लेवल पे जीती ना, तो ये उसका सेंटर फॉरवर्ड था। ऐसे तो हॉकी में होता है, बट एक ऐसी जगह है, ओके, वो सेंटर में खेल रहा था, लाइक दैट। इसमें भी होता है, ये वॉलीबॉल में भी सेंटर फॉरवर्ड होता है। बट कहने का मीनिंग है कि कोई भी तुम एक्स्ट्रा लेवल पे कुछ कर दो तो वो थोड़ा बहुत फेम मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फेम के लिए करो, बट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना चाहिए ना। नहीं तो ऐसे हम ऐसे ही सीधे 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 चल रहे, सीधे सीधे चल रहे हैं, एक जंप लगा के आए, फिर वापस सीधे सीधे चल रहे हैं, फिर वापस जंप लगा के आए। पढ़ाई करनी है तो मन लगा के एकदम 100% पढ़ाई की। खेलना है तो ऐसा खेला कि कोई दूसरा खेल ही नहीं रहा है, जी जान लगा। डांस करना है तो ऐसे डांस कर रहे हैं कि लोग देखे, अरे यार कितने मजे से डांस कर रहा है, चलो हम भी नाचते हैं। दूसरों को मन हो जाना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई देख के दूसरों को पढ़ने का मन होना चाहिए, तुम्हारा खेलना देख के दूसरों को खेलने का मन होना चाहिए। तुम्हारा एंजॉयमेंट, मूवी देख रहे हो तो ऐसे एंजॉय करो। हम मूवी देखने जाते हैं ना तो हम तो एंजॉय करते हैं, हमारे आसपास वाले 2 रो वाले भी एंजॉय करते हैं। मतलब मैं तो अभी की भी ऐसा ही है, बट पहले तो जब हम फ्रेंड्स जाते थे ऐसे चिल्लाना, सीटियां मार रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। अभी मैच्योर हो गए जैसे, अरे नहीं रे अभी ऐसा नहीं करना है, बड़े हो गए। अरे फिर भी मैं तो करता हूँ कई मूवी में। अभी लास्ट में गदर देखी थी तो उसमें भी ऐसे इतना चिल्लाए। तो उसके पहले वो देखी थी, वो रामायण आई थी, उसका नाम क्या था, आदि पुरुष। मुझे पता था कि ये कुछ भी हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगी। वो चले गए दूसरे ही दिन देखने, भाई ये चिल्लाए। हमें तो मतलब राम भगवान ही आ रहे हैं, वैसे ही फील करो कि राम भगवान आ रहे हैं और मार रहे हैं। देखो ही मत के प्रभास है, देखो ही मत कि सैफ अली को मार रहा है। मतलब ओरिजिनल रामायण चल रही है, दैट यू हैव टू फील। फिर तुम बोलोगे ये प्रभास ने ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, अरे यार ये स्टोरी को बहुत चेंज कर दिया है। तो फिर हम लॉजिकल थिंकिंग में चले गए। जहां दिमाग ज्यादा आ जाएगा ना वहां हार्ट कम काम करेगा फिर। और एंजॉयमेंट हार्ट से होता है, दिमाग से नहीं। ओके, जितने ज्यादा दिमाग चलता है ना उतने, दैट इज द बिटर रियलिटी। बट जितने ज्यादा हम ब्रेन को ग्रो करेंगे ना, अगर कॉन्शियस नहीं है तो उतना कम हम एंजॉय करेंगे। कॉन्शियस नहीं है तो, अगर कॉन्शियस है मतलब इफ यू आर कॉन्शियस, जहां दिमाग चलाना है और पढ़ा एकदम खतरनाक दिमाग चला के पढ़ लिया, फिर यहाँ पे एंजॉय करना है, दिमाग को लॉजिकल थिंकिंग को साइड में रखो। अभी मूवी वो ऐसे मार रहा है और उसने ऐसे फेंक दिया,
अब तुम सोचो ही मत ये तो क्या हवा में मार रहा है फेंका है। अरे नहीं, एवेंजर नहीं देखते हम, कहाँ से कहाँ हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। ये भाई टाइम में से टाइम मशीन टाइम चेंज कर दिया, किसी पूरा का पूरा ऐसे जज्बात बदल देते हैं लेकिन वहां हम लॉजिक नहीं लगाते। और हमारी मूवीज में क्या बकवास बता रहा है, ऐसे मारने से कोई ऐसे होता है, इसको 10 गोली लगी है जिंदा कैसे है। भाई तुम क्यों सोच रहे हो, भाई जिंदा है समझो ना, वो हीरो है तो जिंदा ही रहेगा ना तो दैट इज द थिंग, जो भी काम करो पूरे एंजॉयमेंट के साथ करो। तो ये याद रखना, रिसर्च जब करना हो, प्रोजेक्ट जब करना हो तो। अब वापस 12th में कुछ ऐसा कुछ करना मत, ओके 11th में करना हो तो ठीक है, 12th में ऐसा नहीं करना है। फिर कॉलेज में तो तुम्हें जितना करना हो उतना कर सकते हो, फ्री टाइम है, ओके। देखते हैं अब कौन आ गए थे हमारे अरेनियस अंकल की लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए। दो साइंटिस्ट आए हैं, दो अलग अलग जगह से, एक डेनिश है और एक इंग्लिश है। सो द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी बोलते हैं और लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी बोलते हैं, ओके नाम है इनके। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड अलग अलग है, ओके। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी बोलते हैं और लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी बोलते हैं। द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड, तो भाई ब्रॉन्स्टेड है वो डेनिश है, ओके डेनमार्क के। एंड द इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी गिव अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। भाई और जनरल डेफिनेशन दी कि जो उसकी लिमिटेशन थी अरेनियस की, उसको सॉल्व कर। According to them, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion H plus, and bases are the substance capable of accepting a hydrogen ion H plus. क्या है? हमने बोला कि OH माइनस, एमोनिया का एग्जाम्पल दिया ना, तो एमोनिया का एग्जाम्पल दिया तो हमने ऐसा बोला कि भाई OH माइनस प्रोड्यूस करे तो बेस, अरेनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन एमोनिया है, एमोनिया कहाँ है, OH माइनस देता है तो भी वो बेस है। तो बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा चेंज कर दो। तो क्या चेंज किया, जो H प्लस दे वो तो एसिड है, तो जो H प्लस ले वो बेस, दैट इज द चेंज। भले ही तुम्हारे पास OH नहीं है, मतलब मेरे पास एमोनिया है NH3, ओके, और अब H प्लस आया, ये OH माइनस तो नहीं देने वाला, वो तो हमें पता है। लेकिन अगर H प्लस ले लिया तो ये H प्लस ले सकता है, NH3 का बन गया NH4, और ये 0 था +1 हुआ तो प्लस लिख सकते हैं इसे। तो NH4 प्लस, ये भी क्या है, बेस। तो H प्लस लिया तो बेस, और H प्लस दिया तो एसिड, वो तो था ही, बट OH की नहीं था ना, तो OH को रिप्लेस कर दिया। भाई H प्लस दे रहे हो तो एसिड है ना, तो H प्लस ले रहे हो मतलब बेस है। समझ गए, बात खत्म, सिंपल, ओके सीधी बात। हाँ, सो इन शॉर्ट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। अब वही बात फिर से आ गई, प्रोटॉन डोनर्स, डोंट एज्यूम के न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन, H प्लस को ही प्रोटॉन बोलते हैं, और H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन को भी क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ओके। तो समझ गए या अभी फिगर ड्रॉ करके समझ गए ना। H कौन सा प्रोटॉन मतलब क्या, H प्लस, नॉट न्यूक्लियस के अंदर वाला प्रोटॉन, ओके। सो इन शॉर्ट उन्होंने क्या बोला, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, दैट्स इट। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ डिसोल्यूशन, नॉट डिसोसिएशन, डिसोल्यूशन ऑफ NH3, मतलब डिसोल्यूशन करेंगे, पानी में डाल दिया तो क्या होगा, OH माइनस तो नहीं निकलने वाला, बट H प्लस तो आएगा ना, OH माइनस तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन वो OH माइनस कहां से आया है, पानी में से आया है ओके। जो H2O है, ये H2O का क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। ये H प्लस है वो यहाँ ऐड हो गया, सॉरी यहाँ ऐड हो गया और ये बन गया, ओके। ये H प्लस NH3 में ऐड हो गया और क्या बन गया, NH4 प्लस। ये OH माइनस, ये OH माइनस तो पानी का है, अगर इसका होता तो हम बोल देते बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस, लेकिन उसका नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। सो वही चीज देखो, एमोनिया पानी में डाल दिया, NH4 प्लस OH माइनस, डन। तो NH3 को हम क्या बोलते हैं, बेस। अगर ये देखो, अब हम बेस हो तो वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, और अगर एसिड है तो वो रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ। पानी को हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं, ग्रेटेड वो सबसे बड़ा सॉल्वेंट भी है हमारा, ओके। तो क्यों, क्योंकि पानी के पास तो H प्लस भी है और पानी के पास तो OH माइनस भी है, तो उसको दोनों ही ले सकते हैं हम, ओके। तो मैंने पहले लिया है बेस, तो पानी को मैं कंसीडर करूंगा एसिड,
अगर मैंने HCl लिया है तो मैं पानी को क्या कंसिडर करूंगा, बेस, क्योंकि HCl एसिड है तो पानी कैसे वर्क करेगा, बेस की तरह से। अगर मैंने NaOH ले लिया है तो पानी में डाल रहा हूं तो पानी क्या होगा, एसिड। अंडरस्टूड? सो बेस एंड एसिड डन। इसने H प्लस लिया और बन गया NH4 प्लस, तो वो क्या बनेगा, ये बेस है और उसने H प्लस क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो H प्लस एक्सेप्ट किया, ये रहा H प्लस, तो ये H प्लस बन गया। बट जो बेस होता है, जो अगर बोलूं कि बेस कौन सा है, इसमें बेस कौन सा है, तो जिसने H प्लस लिया हो वो बेस, तो जिसने H प्लस लिया हो वो एसिड। वही डेफिनेशन है ना हमारी। सो ये NH4 प्लस है, वो बना कैसे, H प्लस लेकर मतलब वो क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, एसिड। समझ में आया, क्योंकि उसने H प्लस दिया है। लेकिन अगर तुम इसको बेस बोलोगे और इस साइड भी बेस है तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है कॉन्जुगेट। क्या वर्ड यूज किया है, कॉन्जुगेट। तो पूरी रिएक्शन में तुम्हारे पास एक एसिड है, एक बेस है, एक कॉन्जुगेट एसिड है और एक कॉन्जुगेट बेस है। ओके, अब फिर से समझो, बेस है, बेस में से तुम्हारा, अब इसने H प्लस लिया, H प्लस लिया और क्या बना, NH4 प्लस, तो वो बना तो बेस, लेकिन जो बेस है उसको तुम कॉन्जुगेट एसिड बोल सकते हो, तो बेस है इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है। ये है OH, ये है H2O, H2O ने H प्लस लूज किया, H प्लस लूज किया और बन गया क्या, OH माइनस। H प्लस OH माइनस कैसे बना, H प्लस लूज करके, H प्लस लूज मतलब एसिड, एसिड को हम बोलते क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये याद रखना, क्या, एसिड मतलब कॉन्जुगेट बेस और बेस मतलब कॉन्जुगेट एसिड। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि NH3 का, NH3 बेस है, NH3 तो बेस है ना, तो NH3 बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ये H2O एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये। नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टेबल इन नीट में कैसे पूछा जाता है वो मैं बताता हूं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। द बेसिक सॉल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। In this reaction, water molecule acts as a proton donor and the ammonia molecule acts as a proton acceptor and are thus called Lorentz-Bronsted acid and base, respectively. In the reverse reaction, H plus is transferred from NH4 plus to OH minus. रिवर्स डायरेक्शन में सोचे तो ओके, मतलब रिवर्स सोचे तो रिवर्स क्या था, NH4 plus OH minus that will give NH3 plus H2O। रिवर्स डायरेक्शन, अभी हम यहां से यहां गए थे, अब हम यहां से यहां जाए, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो NH4 acts as a Bronsted acid while OH minus acted as the Bronsted base. The acid base pair that differs only by one proton is called conjugate acid base pair। तो एक प्रोटॉन से ही डिफर करे, जैसे कि ये और ये, तो ये प्रोटॉन से ही तो डिफर कर रही है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, एक H प्लस जितना, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, एक H प्लस जितना, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, पेयर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक प्रोटॉन जितना, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे कि एक पेयर कौन सी है, NH3 एंड NH4 प्लस, तो ये एक पेयर हो गई, इसमें एक बेस भी है और एक एसिड भी है, लेकिन अगर एक को बेस बोलेंगे तो एक को कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। समझ में आया? Therefore, OH minus is called conjugate base of the acid H2O and NH4 plus is called the conjugate acid of the base NH3. If Bronsted acid is a strong acid, then its conjugate base is a weak base and vice versa। मतलब कि मेरा क्या है, एमोनिया क्या था, देखो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या था, मेरा बेस था, ये बेस था इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा,
और अगर ये वीक बेस होगा तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, वाइस वर्सा। सिंपल। अगर कोई बोल दे कि भाई मेरे पास H2O है और वो कैसे वर्क कर रहा है, एसिड के तौर पर, अब मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? मतलब एसिड है, अब उसका मुझे कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो कैसे मिलेगा? H प्लस और O2 माइनस। कॉन्जुगेट बेस में हमारा एसिड होगा। नहीं, नाम बताओ, मुझे बोल के बताओ। देखो एसिड है, करना क्या है तुम्हें, एसिड में से जो मिलेगा, जो भी मिलेगा ना, वो कॉन्जुगेट बेस होगा। वो तो समझ गए। एसिड है, एसिड क्या करता है भाई? H प्लस लेता है या डोनेट करता है? देता है, तो दे दो। H2O में से H प्लस निकाल लो, तो क्या रहेगा? H2O में से H प्लस निकाल लिया, H प्लस तो OH माइनस रहा, तो ये है हमारा OH माइनस, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। दैट्स इट। ओके, जो भी है एसिड गिवन है, तो एसिड क्या करता है? H प्लस देता है, देता है तो दे दो, तो H प्लस इसमें से निकाल लिया, तो अब H2O ही ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बेस कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँ कि इसका कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करो। बेस का काम क्या है? बेस का काम है लेना। क्या लेना है? H प्लस लेना। तो H प्लस वो ले रहा है, तो दे दो इसको H प्लस। H2O को H प्लस दे दो, तो क्या बनेगा? H3O प्लस। तो ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड और ये हो गया बेस। सिंपल है। ओके। It may be noted that conjugate acid has one extra proton and each conjugate base has one less proton. Yes, वो तो है ही, conjugate acid होगा, वो एक एक्स्ट्रा एसिड होगा उसके पास। ओके, एक एक्स्ट्रा H प्लस होगा उसके पास, जैसे कि ये NH3 है और ये conjugate एसिड है। ओके, तो H प्लस एक्स्ट्रा है ना, देखो इसमें इस H प्लस एक्स्ट्रा है, दैट इज सिंपल। एड्स प्रोटॉन, देखो HCl का एग्जांपल, HCl एसिड है, H2O को मैं बेस लूंगा। अब ये एसिड है तो वो क्या करेगा? H प्लस देगा। एसिड है तो क्या करेगा? H प्लस देगा, तो दे दो इसमें से H प्लस। HCl में से H प्लस दे दिया, तो बचा क्या? Cl माइनस। अब ये Cl माइनस जो है, ये एसिड है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? ये क्या है? H2O बेस। बेस का काम क्या है? H प्लस लेना, तो दे दो इसको, तो H2O को H प्लस दोगे तो H3O प्लस बनेगा। ये बेस है, तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। Done? So क्या बोल रहे हैं? It can be seen in the above equation that water acts as a base because it accepts the proton. This species H3O plus is produced when water accepts a proton from HCl. Therefore Cl minus is a conjugate base of HCl. HCl ये सब पता ही है। It is interesting to observe the dual role of water. हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है, एसिड और बेस, ड्यूअल रोल ऑफ वाटर, एसिड और बेस। इन केस ऑफ रिएक्शन विद HCl, वाटर एक्ट्स एज अ बेस, व्हाइल इन केस ऑफ एमोनिया इट एक्ट्स एज एन एसिड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि H2O के पास H प्लस भी है और OH माइनस भी है, तो वो तो एसिड की तरह भी वर्क कर सकता है, बेस की तरह भी वर्क कर सकता है। अगर मैंने एसिड लिया है तो H2O वाटर बेस की तरह वर्क करेगा, और अगर मैंने बेस लिया है तो H2O एसिड की तरह वर्क करेगा। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। समझ में आया? सो दैट इज ऑल अबाउट ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस डेफिनेशन। अरेनस ने बोला कि जो H पानी में डाल दो और H प्लस निकाले वो एसिड, OH माइनस निकाले वो बेस। फिर वहाँ लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए ब्रॉन्स्टेड ब्रॉडी ने बोला, या ब्रॉडी लॉन्स्टेड ने बोला, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बोला कि अगर H प्लस दे तो एसिड है, तो OH माइनस का फिक्र मत करो, अगर H प्लस ले रहा है मतलब बेस है। ओके, दैट इज द डेफिनेशन। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर एसिड है तो एसिड H प्लस दे रहा है, तो देने के बाद जो बन रहा है वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस। अगर बेस है वो H प्लस ले रहा है, तो लेने के बाद जो बन रहा है वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। दैट्स इट। और JEE में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कि तुम्हें गिवन होगा ये है, बताओ कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। जैसे कि मैं तुम्हें पूछ लूं, मेरे पास क्या है, HBr है, क्या है, HBr, इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ। HBr है तो उसको तुम्हें बताना है कॉन्जुगेट, सपोज एसिड पूछ रहा हूं, मैंने क्या पूछा है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HBr बताओ, तो क्या बोलोगे, H2Br। सोच के बोलो। conjugate acid मतलब पूछा है, मैंने क्या पूछा है कि HBr का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। बोलो चिरा, तुम क्या बोल रहे हो। कॉन्जुगेट एसिड मतलब वो जो ले लेगा, अब वो तुम सोच लो, फिर एक्सप्लेनेशन में जो तुम्हें बताऊं। आएगा रिजल्ट वो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा। हाँ, जो तुम्हें पूछा है वो पूछा है कि HBr का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। H2 plus जूमी का आंसर है H2, बस H2 प्लस, ऐसे तुम्हारा H2 ये HBr है क्या नहीं? क्या, अरे वो छोड़ो ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, वैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। और ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? वो किसी के भी साथ करे। अभी मैंने क्या बोला कि HCl है, ओके, इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस बताओ सपोज, तो तुमने क्या बोला, Cl माइनस। अभी तो डिस्कस किया, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे इस बंदे का HBr का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए। तो H2 प्लस ही होगा ना? क्या बोल रहे हो तुम, H2 प्लस, दोनों यही बोल रहे हो। अब देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया कि कॉन्जुगेट एसिड बोला है, कॉन्जुगेट एसिड बोला है तो वो किसका बन सकता है, बेस का बन सकता है, खुद बेस होगा उसी का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, और खुद एसिड होगा उसी का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जैसे हमने देखा अभी। खुद एसिड है उसका क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, खुद बेस है उसका क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। तो तुम्हें पूछा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो मतलब वो दिया है, ये जो दिया है वो क्या है, बेस है, ओके। अब बेस है तो बेस क्या करता है, H प्लस लेता है, तो भाई H प्लस लेगा, एक तो है तो ये दूसरा हो गया H2Br, और ये जीरो था मतलब कांस्टेंट था, लेकिन प्लस साइन आया तो ये हो गया उसका H2। ये हुआ है स्टार्टिंग। हाँ, ये हुआ था मैंने शायद। क्या बोला? ये हुआ है एकदम शायद। समझ में आया। चलो अब सेम क्वेश्चन, मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। समझने के लिए पूछ रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये जो बन रहा है वो एक स्टेबल कंपाउंड हो, लेकिन तुम समझे या नहीं उसके लिए पूछ रहा हूँ। तो इसका मुझे कॉन्जुगेट बेस बताओ। दे देगा Br बचा। Br बोलो चिरा, क्या बचेगा, Br माइनस। Br माइनस, जूम इन। बनाएगा। अच्छा चलो देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस पूछा है, मतलब हम एज्यूम करेंगे कि जो गिवन है वो क्या है, एसिड है। एसिड क्या करता है, देता है। H प्लस दे देता है, तो H प्लस दे दिया तो H चला गया मतलब Br, और जीरो था उसमें से एक प्लस वाला चला गया, तो जीरो में से एक चला गया तो रहेगा क्या, माइनस, तो ये करेक्ट आंसर। समझे, बस ऐसे ही JEE नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। चलो एक लास्ट हम फिर कल, HClO4 बताओ चलो, HClO4 इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, और इसका ही कॉन्जुगेट बेस भी बताओ। इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, एसिड एसिड H2ClO4। H2O4 प्लस प्लस, हाँ हाँ, और ये इसका ClO4 माइनस। ClO4 माइनस माइनस, श्योर श्योर। हाँ सवाल। चलो कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, मतलब वो क्या है, बेस। बेस क्या करता है, H प्लस लेता है, तो H2ClO4 और जीरो था और प्लस ऐड हुआ, करेक्ट है। कॉन्जुगेट बेस मतलब जो तुम्हें गिवन है वो क्या है, एसिड। एसिड क्या करता है, H प्लस दे देता है, तो इसमें से H निकाल दो तो ClO4, लेकिन प्लस निकाल दिया है तो एक माइनस, करेक्ट आ गया भाई, वेरी गुड।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं JEE। अब इसको भी लोग याद रखते हैं कि भाई HClO4 का कॉन्जुगेट एसिड ये होता है, कॉन्जुगेट बेस ये होता है। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। अगर सही में तुम ब्रॉन्स्टेड लॉरी समझे हो तो याद कुछ रखना ही नहीं है। H प्लस निकालो, H प्लस 2, 0 प्लस 1 माइनस 1, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? कई कई जगह पर, चलो एक लास्ट, ओके, SO4 माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस। इसमें हमारा कॉन्जुगेट एसिड बताना है, तो वो बनेगा HSO4 HSO4 बस। बस। इस ये इसमें तो ये है, ये जो है वही हाँ SO4 माइनस। नहीं तो उसने कहा H दिया, माइनस में H नहीं गिवन, चलो H गिवन दे देता हूँ, ये लो H, HSO4 माइनस। अब बोलो H2SO4 हाँ तो H2SO4 क्या? H2SO4 H2SO4 नो साइन, नो साइन। यहाँ पे यहाँ पे हमारा SO4 -2 में प्लस क्यों नहीं लगा? वो मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ। वो तो मैंने बोला है, तो वो बोलना। चलो देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, मतलब गिवन बेस है। बेस क्या करता है? H प्लस लेता है, तो ये जो है उसमें एक H डाल दो, एक था तो 2 कर दो SO4, और ये माइनस था और उसके अंदर एक +1 डाला, तो -1 + 1 0, तो इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, करेक्ट है। ओके, देन कॉन्जुगेट बेस पूछा है, मतलब जो गिवन है वो एसिड है। एसिड क्या करता है? H प्लस दे देता है, तो इसमें से H निकाल दो तो SO4 बच गया। अब मेरे पास था -1 पहले से था, उसमें से मैंने क्या कर दिया? प्लस H प्लस क्या कर दिया? निकाल दिया। ओके, H प्लस क्या किया? निकाल दिया, तो SO4 -2 सही है। क्यों? क्योंकि निकाला है ना, और एक था तो वो निकाल दिया है, तो SO4 -2। जब 0 है उसमें तुम एडिशन करते हो तो +1 होता है, उसमें से एक निकाल देते हो तो -1 होता है। तो मेरे पास -1 था, उसमें से मैंने निकाल दिया तो और -1 होगा ना, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE नीट में। अंडरस्टूड? दैट्स इट फॉर टुडे।